ओके, तो ब्रिटिश फार्माकोपिया क्या है? ऑफिशियल कलेक्शन है, ऑफिशियल कलेक्शन, ठीक है, ऑफिशियल कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स का कलेक्शन है मेडिसिनल सब्सटेंस के लिए एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल जो अपने मेडिसिनल प्रोडक्ट होते हैं इन द यूनाइटेड किंगडम, यूके के अंदर। इट प्रोवाइड्स लीगली इन्फोर्सेबल क्वालिटी, लीगली यानी कि कानूनी तौर पर जिसको लागू किया जाए, ठीक है, ऐसी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर द कंपोजिशन। वो जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है किसके लिए? कंपोजिशन, प्रिपरेशन, कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, क्या कंपोजिशन होगा, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ मेडिसिन, ठीक है। तो फार्माकोपिया की ही डेफिनेशन है। फार्माकोपिया की एक डेफिनेशन याद कीजिएगा, जिस किसी का भी आ जाए आईपी, बीपी, यूएसपी, उसमें वो नाम डाल करके लिख दीजिएगा, डेफिनेशन सेम रहेगी, ठीक है। ओके, द ब्रिटिश फार्माकोपिया इज अपडेटेड, देखो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क्स, ये अपडेट होती है और पब्लिश होती है एनुअली, यानी कि इसका हर साल एक नया एडिशन आ जाता है, ठीक है। बस यही वजह है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, नेक्स्ट ईयर जब आप लोगों का पेपर होगा तो बेटा ये वाला लेक्चर जब आप देख रहे होंगे तो ध्यान रखना उस साल का लेटेस्ट एडिशन कौन सा है, आप उसको पढ़ के जाएंगे, ठीक है। फिर से इस बात को लिख लो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में कि लेटेस्ट एडिशन चेक करना है एग्जाम से पहले। 1 मार्क्स क्वेश्चन आ गया, लेटेस्ट एडिशन कौन सा है, आपके दिमाग में इधर वाला रहेगा जो मैंने पढ़ा दिया, तो गलत हो जाएगा। अभी के हिसाब से यही लेटेस्ट है, जब आपका एग्जाम आ रहा होगा वो कौन सा साल है, उस साल में कौन सा कोई लेटेस्ट एडिशन आया है, ठीक है। यहां साफ मेंशन है हर साल अपडेट हो रहा है, तो इसका हर साल आता है। इंडियन फार्माकोपिया में तो हर साल नहीं आता, बट इसमें आता है। इट इज रिलीज्ड एवरी ईयर इन अगस्त, ये हर साल अगस्त, यानी कि अगर आप चेक करेंगे जुलाई चल रहा है, अगस्त नेक्स्ट मंथ में रिलीज हो जाता है। देखो रिलीज हो जाएगा लेकिन इफेक्टिव नहीं होगा, मतलब लागू नहीं होगा, बना के तैयार कर जाएगा एंड बिकम लीगली इफेक्टिव ऑन 1 जनवरी ऑफ द फॉलोइंग ईयर, उसके आने वाला साल यानी कि 2027 की 1 जनवरी को ये लागू कर दिया जाएगा एडिशन। क्लियर है? बीपी का ये चीज ध्यान रखेंगे, मार्क कर लो अच्छे से इसको, ठीक है। बीपी इज पब्लिश बाय द ब्रिटिश फार्माकोपिया कमीशन, जैसे अपना इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है वहां का ब्रिटिश फार्माकोपिया कमीशन है, ओके, ठीक है। ये याद, लाइट चली जाती है और मैं भूल जाता हूं कि क्लास शुरू करने से पहले ही लाइट को इन्वर्टर मोड पे कर लूं और इस चक्कर में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए ठीक है, तो मैं बात कर रहा था जैसे कि इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश करने के लिए इंडियन फार्माकोपिया कमीशन होती है, अगेन दिस इज योर 1 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। वैसे ही ब्रिटिश फार्माकोपिया कमीशन होता है अंडर द डायरेक्शन ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी, MHRA, ठीक है। किसके अंडर में काम करता है ये? MHRA के अंडर में काम करता है, ठीक है। अब हम बात करें की कंपोनेंट ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया, तो कंपोनेंट वही सारे हैं जो हम लोगों ने इंडियन फार्माकोपिया के अंदर पढ़े थे। कौन कौन से हैं? मोनोग्राफ होगा इसके अंदर, ठीक है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा। एनालिटिकल मेथड होंगे इसके अंदर, जर्नल नोटिसेस होते हैं यानी कि गाइडलाइन ऑन द यूज ऑफ फार्माकोपिया को कैसे यूज किया जाएगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ मोनोग्राफ, मोनोग्राफ को कैसे इंटरप्रेट किया जाएगा, अपेंडिसेस होती हैं जो कि है ना बुक के एंड में होती हैं, लीगल स्टेटस कि ये क्या चीज है। द बीपी इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर यूके लॉ, बीपी को यूके लॉ के अंदर मान्यता प्राप्त है अंडर द मेडिसिन एक्ट 1968 एंड इज मैंडेटरी फॉर ऑल मेडिसिनल प्रोडक्ट सोल्ड और सप्लाइड इन द यूके। यूके के अंदर जो भी दवाइयां आपको बेचनी हैं या बनेंगी उन सब को इसको मानना पड़ेगा, या इसके ही तहत सब की सब अप्रूव्ड होनी चाहिए, अदरवाइज वो वहां पर इनवैलिड हो जाएंगी, ठीक है। क्लियर? तो वही सेम 5 पॉइंट यही यूएसपी के अंदर भी आ जाएंगे, यही आईपी के अंदर भी है, सबके अंदर ऑलमोस्ट सेम रहेंगे की कंपोनेंट जब लिखने की बारी आएगी, ठीक है। नाउ अपडेट्स, जाहिर सी बात है क्या क्या अपडेट हुआ है उसकी एक हेडिंग रहती है, बीपी अपडेटेड एनुअली टू इनकॉर्पोरेट न्यू साइंटिफिक एडवांसमेंट। भाई हर साल कुछ ना कुछ नया आ रहा है तो इसीलिए हर साल अपडेशन होना जरूरी है। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, तो वो सारी चीजें वहां पर साथ में रहती हैं एंड फॉर्मूले रहते हैं उसके अंदर। स्टैंडर्डाइज रेसिपी, एकदम कोई फॉर्मूले का स्टैंडर्ड तरीका क्या होगा फॉर प्रिपेयरिंग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ऐसे नहीं कि आप मन से कैसे ही बना लो, ठीक है। टैबलेट, इंजेक्शन या क्रीम्स कुछ ही बनानी है तो उसकी एक स्टैंडर्डाइज रेसिपी लिखी हुई है, ठीक है। इसके जगह लिखेंगे स्टैंडर्डाइज प्रिपरेशन, स्टैंडर्डाइज प्रिपेयरिंग मेथड होता है, रेसिपी लिखो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये 6-7 चीजें
एक फार्माकोपिया के अंदर दे रखी होती है, तो फार्माकोपिया ग्रंथ है दवाइयों का। ये कुछ पॉइंट आपको याद कर लेने हैं, सबके अंदर कॉमन आएंगे। अब थोड़ा सा जैसे मान लो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो कई बार हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सी चीजें मेंशन करनी पड़ती है। अगर आप मेरा सबसे पहला वीडियो देखेंगे यूट्यूब के अंदर, बहुत ज्यादा हिस्ट्री दे दी है मैंने, लेकिन हिस्ट्री में आप देख रहे हैं हम पिछले 5 ईयर में जब से सिलेबस चेंज हुआ है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है इसलिए हिस्ट्री को लेकर के, बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं। तब भी जो बेसिक सवाल आ चुके हैं या आने की संभावना है, तो हमने हिस्ट्री के अंदर अब उतनी ही बातें इन्वॉल्व करिए, फालतू बातें हटा दी हैं, ठीक है। तो नो डाउट सबसे पहला सवाल यही आता है कि सबसे पहली ब्रिटिश फार्माकोपिया कब आई। तो द फर्स्ट अटेम्प्ट टू स्टैंडर्डाइज द मेडिसिन, जो सबसे पहला अटेम्प्ट था कि भाई ब्रिटेन के अंदर भी जो मेडिसिन है उनको स्टैंडर्डाइज किया जाए, मनमानी खत्म की जाए, ठीक है। वर मेड विद द पब्लिकेशन लाइक, अलग अलग फार्माकोपिया आई थी। लंदन फार्माकोपिया 1618 में, एडिनबर्ग फार्माकोपिया 1699 में, ठीक है, एंड डुबलिन फार्माकोपिया 1807 में। इंपॉर्टेंट है तीनों नाम, ठीक है। ये अलग अलग टाइम पे पब्लिश हुई इस तरीके से, लेकिन ये कोई भी पर्टिकुलर है ना, सब अलग अलग पब्लिश हुई, तो एक नहीं थी। हुआ क्या फिर 1858 में मेडिकल एक्ट, जैसे कि अपने में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया था, वैसे यहां पर 1858 में मेडिकल एक्ट आता है। ये याद रखेंगे आप एमसीक्यू के लिए, ठीक है। जो कि स्टैब्लिश करता है जर्नल मेडिकल काउंसिल, और उसको कहता है कि भाई क्रिएट करो अ यूनिफाइड फार्माकोपिया। एक फार्माकोपिया, 3-3, 4-4 फार्माकोपिया नहीं चाहिए हमको, एक फार्माकोपिया आप बनाइए, इस काउंसिल की जिम्मेदारी दे देता है वो। फिर क्या था, बस फार्माकोपिया ऑलरेडी थी, केवल मर्ज करना था। उस काउंसिल ने, जनरल मेडिसिन काउंसिल ने क्या किया, पहला एडिशन ब्रिटिश फार्माकोपिया का निकाल दिया और क्या कर दिया 1864 में। ये आपका एमसीक्यू है। एक क्यों निकालना था, ताकि वो ना हो, लोगों को दिक्कत ना हो, कंफ्यूजन ना हो। तो उसने क्या किया, इट एम टू हार्मोनाइज द स्टैंडर्ड्स ऑफ द लंदन, एडिनबर्ग और ड्यूबलिन फार्माकोपिया। इन सबके स्टैंडर्ड्स को लेकर के उसने मिक्स करके एक फार्माकोपिया निकाल दी, ठीक है। नाउ 1999 में ब्रिटिश फार्माकोपिया कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट होता है। ब्रिटिश फार्माकोपिया कमीशन 1999 में काफी लेट आया था, ठीक है। फर्स्ट एडिशन तो पब्लिश हो गया था 1864 में। फिर जो ब्रिटिश फार्माकोपिया आया था वो 1919 पब्लिश में होता है अंडर द मेडिकल एक्ट 1968 में जो आया था। उसको जिम्मेदारी दे दी जाती है बीपी की सारी फ्रॉम द जीएमसी, ठीक है। जनरल मेडिकल काउंसिल से लेकर के इस ब्रिटिश फार्माकोपिया कमीशन को सारी जिम्मेदारी दे दी जाती है, भाई फार्माकोपिया को अब आप देखिए। जो ब्रिटिश फार्माकोपिया कमीशन था नाउ ऑपरेट अंडर द मेडिसिन एंड हेल्थ प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी, MHRA। वहां की ये मेन एजेंसी है MHRA, इसका आप नाम याद रखेंगे, फुल फॉर्म याद रखेंगे, ठीक है। बात क्लियर हुई। चलिए, एग्जाम से पहले जो फाइनल एग्जाम होगा ना, एक रिवीजन लेके आएंगे, उसमें मेन पॉइंट रखेंगे सारा, तो इसीलिए अभी अच्छे से पढ़ते चलिए, वो रिवीजन में मजा आएगा फिर। ओके, ब्रिटिश फार्माकोपिया पब्लिश कर चुकी है अब तक 50 से ज्यादा एडिशन। ऑब्वियस सी बात है, हर साल जब पब्लिश हो रही है तो बहुत सारे एडिशन है, तो क्या सारे एडिशन याद करने हैं? नहीं, 50 से ज्यादा एडिशन याद कर चुकी है, जो कि पहला एडिशन 1864 में था, इसको तो याद करना ही करना है। पहला वाला एडिशन कब आया था आपके एमसीक्यू के पर्पज से। और अगर हिस्ट्री की बात आती है तो हम ब्रिटिश फार्माकोपिया के कौन कौन से एडिशन की बात करेंगे, जिक्र करेंगे, अगर हमको देना है तो ये हमारे पास कुछ 1, 2, 3, 4, इन 4 एडिशन का जिक्र आप पक्का करेंगे। एक ये मेंशन कर देंगे भाई 50 से ज्यादा आ चुकी है, ठीक है। एक सबसे पहला एडिशन कब आया था 1864 में, ठीक है। फर्स्ट एडिशन फर्स्ट नेशनल फार्माकोपिया फॉर द यूके, और ये जब बनी थी तो इसमें मर्ज हुए थे 3 फार्माकोपिया, लंदन फार्माकोपिया, एडिनबर्ग और ड्यूबलिन फार्माकोपिया। ये भी आप याद रखेंगे, तो इसीलिए ये आपका इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाला कब पब्लिश हुआ और कौन सी 3 फार्माकोपिया को मर्ज करके मिला करके फर्स्ट फार्माकोपिया को बनाया गया, ठीक है। क्लियर है बातें? ओके। नाउ 1968 में ये वाले क्या है, ब्रिटिश फार्माकोपिया 1968 coincided with the Medicine Act of 1968 which regulated मेडिसिन इन द यूके। अच्छा, इसका जिक्र क्यों करना है 1968 का? कुछ खास नहीं है, केवल इसलिए क्योंकि मेडिसिन एक्ट वहां पर लागू हो गया था। 1968 में क्या लागू हुआ था? मेडिसिन एक्ट। तो 1968 में भी एक फार्माकोपिया आई थी जो कि मेडिसिन एक्ट के तहत ही फिर क्या की गई है, पब्लिश की गई है।
इसके साथ ही प्रकाशित हुई। फिर 1999 का जिक्र करना है, क्यों? क्योंकि 1999 में जो फार्माकोपिया पब्लिश हुई वो पहली फार्माकोपिया थी जिसको ब्रिटिश फार्माकोपिया कमीशन ने क्या किया था, अपने अंडर पब्लिश किया था। तो बीपीसी की पहली फार्माकोपिया किस ईयर में पब्लिश हुई? वो आपकी 1999 में हुई। ठीक है, फर्स्ट एडिशन पब्लिश अंडर द ब्रिटिश फार्माकोपिया। क्लियर है बातें? एंड द लेटेस्ट वन 2026 हर साल पब्लिश हो रही है, जैसे मैंने बताया 1 जनवरी को आ जाता है। ठीक है, तो 2026 में लेटेस्ट है ब्रिटिश फार्माकोपिया 2026। तो नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है, जब जनवरी में आ जाएगा, फरवरी मार्च में जब मैं रिवीजन क्लास लूंगा तो उसमें 2027 वाले भी आपको अलग से साइलेंट फीचर करवा दूंगा। फिलहाल अभी के लिए आप ये याद रखिए, क्योंकि अभी जो कॉलेज में आपके एग्जाम होंगे वहां पे अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसको मेंशन कीजिएगा। इसके साइलेंट फीचर नीचे दे दिए हैं। साइलेंट फीचर कुछ नहीं होते, आपको 6 पॉइंट याद रखने उसके बारे में खास। वो मैं आप लोगों को एक तरीका बताऊंगा। फिलहाल तो आप जो रियल है वो याद रखिए, अदरवाइज 6 पॉइंट किस तरीके से आप मन से बना के भी इसमें लिख सकते हैं वो तरीका बताऊंगा आपको मैं बाद में। फिलहाल आप जो ओरिजिनल है वो याद रखिए। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हैं? ठीक है, तो इसके आगे बस ज्यादा से ज्यादा क्या है, आपको जो इसमें 3 मार्क्स में और क्वेश्चन जो पूछ सकता है वो क्या है, 2026 का जो साइलेंट फीचर पूछा जाता है कि इसकी भाई प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और इसके प्रमुख विशेषताओं में क्या होते हैं। आपको सिर्फ 6 पॉइंट दे देने हैं, 3 नंबर में आता जाता। ठीक है, नोट्स में अपडेट कर दूंगा, वहां से आप ये साइलेंट फीचर देख लीजिएगा। फिलहाल हम यूएसपी पढ़ते हैं आगे, क्योंकि यहाँ पे बीच में इसको ऐड नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए अब यूएसपी की बात कर लें। तो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया क्या है, एक ऑफिशियल साइंस बेस्ड कंपेंडियम। वही फार्माकोपिया की डेफिनेशन दे देंगे यहाँ पर कि ये ऑफिशियल साइंस बेस्ड कंपेंडियम है। ठीक है, और ये सुनिश्चित करता है आइडेंटिटी, स्ट्रेंथ, क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ मेडिसिन, फूड इंग्रेडिएंट्स और डाइटरी सप्लीमेंट्स। ठीक है, यूएसए के अंदर जो बताया मैंने फूड इंग्रेडिएंट्स और डाइटरी सप्लीमेंट्स, क्योंकि वहां पर पैकेट वाले फूड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है और डाइटरी सप्लीमेंट्स लोग बहुत लेते हैं। ठीक है, मल्टीविटामिन्स वगैरह है, कुछ और चीजें हैं, तो उसके अंदर भी क्या क्या उनके स्टैंडर्ड पैमाने होने चाहिए, मानक होने चाहिए, वो सब इसकी फार्माकोपिया में लिखा होता है। ठीक है, इसको पब्लिश कौन करता है? जैसे इंडिया के लिए इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है, वैसे यूएसए के लिए बीपी के लिए ब्रिटिश फार्माकोपिया कमीशन है। यहां पर है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपियल कन्वेंशन। ठीक है, एक संस्था है, ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ। ठीक है, ये एनजीओ है, वो इसको क्या करती है, पब्लिश करती है, उसको इसकी सारी देखरेख दे रखी है। अब यूएसपी के साथ आप लोगों को एक चीज याद रखनी है, जो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है ना, अभी हम नेशनल फॉर्मुलरी क्या होती है, क्या उद्देश्य है इसका अलग से नेशनल फॉर्मुलरी तैयार करने का, वो अभी आगे देखेंगे। फिलहाल आप ये समझिए, हर कंट्री की अपनी अपनी नेशनल फॉर्मुलरी भी होती है। क्या होती है? नेशनल फॉर्मुलरी। ये क्या है? ये भी सेम एक तरह से हम कह सकते हैं फार्माकोपिया का ही बच्चा है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, फार्माकोपिया पापा है, नेशनल फॉर्मुलरी बच्चा होता है। बच्चे का मतलब क्या है? इसके अंदर हम केवल उन खास दवाइयों का जिक्र रखते हैं जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल हो रही है, बहुत ही कॉमन है, हर दवाई इसमें मेंशन नहीं होती है। तो ये मैंने कहा ना, फार्माकोपिया जैसी है बट उसका बच्चा होती है, छोटे होती है, ये नॉन ऑफिशियल होती है, रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, इसी में से बनाई जाती है, बट इसका क्या उद्देश्य है वो सब अभी आगे टॉपिक आएगा तब इसको क्लियर करते हैं। नेशनल फॉर्मुलरी और जो फार्माकोपिया होती है हर कंट्री में अलग अलग पब्लिश होती है। ठीक है, दोनों अलग अलग रहती हैं, बट यूनाइटेड स्टेट में एक टाइम ऐसा आया कि इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, दोनों की दोनों एक साथ पब्लिश की जाने लगी। इसीलिए अब यूएसपी को हम लोग केवल यूएसपी नहीं पढ़ते हैं, यूएसपी को हम लोग बोलते हैं यूएसपीएनएफ, यानी कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया नेशनल फॉर्मुलरी, दोनों एक साथ पब्लिश होती है, तो इसका नाम पड़ गया यूएसपीएनएफ। ये भी हर साल अपडेट होती है एंड सर्व एज अ ग्लोबल स्टैंडर्ड यूज्ड इन ओवर 140 कंट्री, है ना। लगभग 193-96 कितनी टोटल कंट्री है और 140 कंट्री इसको अपना मानक मान के अपने कंट्री की दवाइयों को रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती हैं। ठीक है, ओके, टू हार्मोनाइज फार्मास्यूटिकल क्वालिटी स्टैंडर्ड। ठीक है, ये 140 कंट्री क्या करती हैं, इसको अपनाती हैं और फार्मास्यूटिकल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को हार्मोनाइज करती हैं ग्लोबल लेवल पर।
ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे हर साल क्या हो रही है, अपडेट हो रही है। क्लियर है? यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया डेफिनेशन के साथ ऐड कर देंगे। इसको कौन पब्लिश करता है? यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया कन्वेंशन, जो कि एक एनजीओ है, ठीक है, गैर सरकारी संस्था है ये भी हर साल अपडेट होती है। सबसे ज्यादा कंट्रीज के अंदर इसका क्या है, बोलबाला है, यानी कि बहुत सी कंट्रीज को फॉलो करती है। अब इसकी थोड़ी हिस्ट्री देखते हैं। अगर यूएसपी के ऊपर अलग से क्वेश्चन आ जाता है 5 मार्क्स में, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो नो डाउट सबसे पहले आप डेफिनेशन देंगे। डेफिनेशन देने के बाद कोई डेफिनेशन कौन पब्लिश कर रहा है, फिर थोड़ी सी आप इसकी हिस्ट्री देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो लेटेस्ट एडिशन होगा उसके आप क्या दे देंगे, 6 साइलेंट फीचर। बस यही तरीका याद रखेंगे आप, ठीक है, 6 साइलेंट फीचर दे देंगे। तो यूएसपी फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1820, सबसे पहली बार कब पब्लिश हो गई थी? 1820 में। किसने पब्लिश किया था? बाय अ ग्रुप ऑफ 11 फिजिशियन, 11 फिजिशियन थे, डॉक्टर्स थे, ठीक है, जिनको लीड कर रहे थे डॉक्टर लेमैन स्पाल्डिंग। ये नाम याद रखेंगे। एमसीक्यू बोल देता हूं, मतलब इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को नोट कर लेना है। 1820 एमसीक्यू है, 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए। 1820 में पहली यूएसपी 11 लोग मिलके, जिसको लीड कर रहे थे डॉक्टर लेमन स्पाल्डिंग, और ये पब्लिश की जाती, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी दवाइयों को लेकर के, ठीक है। जो पहला एडिशन था उसमें करीब करीब 217 ड्रग्स थी केवल, ठीक है, और प्राइमरी फोकस बॉटनिकल एंड हर्बल मेडिसिन। ऑब्वियसली बात है, पहले एलोपैथी का इतना नहीं था, जो प्लांट जड़ी बूटियां वगैरह होती थी उसी से अपना केमिकल वगैरह बनाया किया, तो उसी में फोकस दिया जाता था ज्यादा। तो 217 ड्रग्स थी, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। मतलब इतिहास जब बता रहे हैं तो द यूएसपी अलॉन्ग विद नेशनल फॉर्मुलरी, यूएसपी को नेशनल फॉर्मुलरी के साथ, ठीक है, एनएफ जो थी, जो कि स्टैब्लिश की गई थी अमेरिकन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन टू कवर ड्रग्स नॉट इंक्लूडेड इन यूएसपी। ऐसी दवाइयां जो यूएसपी में नहीं थी उसके लिए नेशनल फॉर्मुलरी बनाई गई। बिकेम द ऑफिशियल कंपेंडिया फॉर द ड्रग स्टैंडर्ड इन द यूएस। अब क्या है, यूएसपी और नेशनल फॉर्मुलरी मर्ज कर दी जाती है कुछ समय के बाद, कौन सी डेट अभी आगे देखेंगे, और इसको एक क्या बना दिया गया, ऑफिशियल कंपेंडिया बना दिया गया ड्रग स्टैंडर्ड्स के लिए। यहां पर अब नेशनल फॉर्मुलरी को भी ऑफिशियल कर दिया गया, ठीक है। अब यूएसपी और एनएफ कब एक हुए थे? 5 जुलाई 1974 को एक हुए थे। ये आपका एमसीक्यू आ गया। एंड देयर आफ्टर, उसके बाद अ सिंगल वॉल्यूम इज पब्लिश्ड फॉर बोथ। अब एक ही वॉल्यूम मतलब एक साथ दोनों को हम लोग क्या करते हैं, पब्लिश कर रहे हैं लोग। अब 1900 में जो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपियल कन्वेंशन वाज फॉर्म, जो इसको क्या कर रही है, पब्लिश कर रही है, उसका जो गठन था यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपियल कन्वेंशन, वो कब बनी थी? 1900 में बनी थी। एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, टू ओवरसी, देखरेख करने के लिए और उसे रिवाइज करने के लिए और पब्लिश करने के लिए यूएसपी को। तो इतिहास में आपको यही सारी बातें बतानी है कि मेन चीजें पहली कब थी, कितनी दवाइयां थी, फिर नेशनल फॉर्मुलरी को कब मर्ज कर दिया गया, जो संस्था इसको बना रही है उसका कब क्या हुआ, गठन कब हुआ, ठीक है। देन यहाँ पर आता है फेडरल फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1938, जैसे हमारी कंट्री में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1948 आया था। उसने क्या किया, gave the US Food and Drug Administration the authority। यहां से इस एक्ट के तहत US FDA का क्या होता है, गठन होता है, और उसको पूरी ताकत दे देता है, अथॉरिटी दे देता है टू इन्फोर्स द स्टैंडर्ड सेट बाय द यूएसपीएनएफ, कि जो स्टैंडर्ड यूएसपीएनएफ में है उसको ही पूरी कंट्री में लागू हो, उसके दाएं बाएं चीजें ना भटकें, ठीक है। अब धीरे धीरे ग्रोथ होती है डाइटरी सप्लीमेंट्स की, क्योंकि भाई खाना, ठीक है, चीजें बढ़ रही हैं धीरे धीरे, डाइटरी सप्लीमेंट लोग ले रहे हैं, एक्स्ट्रा प्रोटीन पाउडर्स हैं, मल्टीविटामिन हैं, डाइटरी सप्लीमेंट इंडस्ट्री की बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। द यूएसपी एक्सपेंडेड स्कोप टू इंक्लूड स्टैंडर्ड्स फॉर डाइटरी सप्लीमेंट्स। उसने फिर डाइटरी सप्लीमेंट्स के लिए भी स्टैंडर्ड्स को इंक्लूड किया, वाइटामिन, मिनरल्स, ठीक है। इन 1995 द डाइटरी सप्लीमेंट हेल्थ एंड एजुकेशन एक्ट, अब क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल था तो एक एक्ट ही पास कर दिया इन्होंने, गेव द यूएसपी अथॉरिटी टू सेट स्टैंडर्ड फॉर दिस प्रोडक्ट। इस एक्ट ने कहा कि भाई यूएसपी जो सेट करेगी डाइटरी सप्लीमेंट्स के लिए स्टैंडर्ड, वही स्टैंडर्ड पूरी कंट्री में फॉलो होंगे, क्योंकि इसके ऊपर शिकायतें बहुत ज्यादा आ रही थी।
बात समझ में आ रही है? तो बस इतिहास में आपको ये मेन जो चीजें घटी हैं वो 5-6 पॉइंट आपको बताने हैं। अब इसके अंदर अगर हम बात करें तो जो कुछ की यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, इसमें भी करीब करीब बहुत सारी फार्माकोपिया पब्लिश हो चुकी हैं। यहाँ पे शायद वो मेंशन नहीं किया, इसमें भी मोर देन 50 के आसपास है, ठीक है। लेकिन हमारे मतलब की केवल फर्स्ट और सेकंड है जहां हमको यहाँ मेंशन करनी है, जहां से क्वेश्चन आ सकता है। पहला एडिशन 1820 में आया था, ठीक है। फर्स्ट ऑफिशियल पब्लिकेशन इसके अंदर 217 ड्रग्स थे। किसने किया था वो आप याद कर सकते हैं। लेटेस्ट चल रहा है अभी 49th एडिशन इस साल का, ठीक है। इसके साइलेंट फीचर यहाँ नीचे दिए गए हैं और इसके दिए गए हैं, ठीक है। उसके ब्रिटिश फार्माकोपिया के मिस हो गए, नोट्स में ऐड कर दूंगा मैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो साइलेंट फीचर मैंने कहा कोई भी 6 पॉइंट, तो कैसे आप याद करेंगे। जैसे सबसे पहला पॉइंट आपका यही हो जाएगा भाई, टोटल इसके अंदर कितने मोनोग्राफ हैं, 4900 ऑफिशियल मोनोग्राफ। एंड ये आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन भी है कि भाई यूएसपी के लेटेस्ट एडिशन में कितने मोनोग्राफ हैं या फर्स्ट एडिशन में कितने मोनोग्राफ हैं। ये बात समझ में आई, ठीक है। तो पहला पॉइंट आप ये देंगे। अब अच्छा, ये मोनोग्राफ किसके लिए होते हैं। एक ड्रग्स है, ड्रग के बारे में सारी बातें होंगे। एक्सीपिएंट्स क्या होते हैं अब तो आप लोगों को पता होगा, नहीं अभी आप लोगों को नहीं पता होगा, बता चुका हूं, फिर मैं बताता हूं। एक्सीपिएंट्स को ही हम लोग एडिटिव्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एडिटिव्स। यानी कि जो हमारा मेन ड्रग है, ड्रग को हम लोग मेन ड्रग को क्या बोलते हैं, एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। इसके अलावा भाई उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, बाइंडिंग एजेंट, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, जो कि हेल्प करती हैं मेडिसिन को बनने में। तो जो भी इसके अलावा एक्स्ट्रा चीज डाले जाते हैं उसको हम एडिटिव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडिटिव्स, या उसको हम लोग एक्सीपिएंट बोल सकते हैं। अब वो जो कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, वो भी तो केमिकल है, तो उसके भी स्टैंडर्ड सेट हैं, ठीक है। बायोलॉजिक्स, जो बायोलॉजिक है, वैक्सीन वगैरह बन रही है, उसमें लिविंग थिंग्स का यूज हो रहा है, और डाइटरी सप्लीमेंट, ये सारी बातें मिला करके, इन सब केमिकल्स को मिला करके 4900 मोनोग्राफ हैं। इसके अंदर 330 जनरल चैप्टर हैं फॉर एनालिटिकल टेस्टिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल। केवल टेस्टिंग और क्वालिटी कंट्रोल को लेकर ही 330 चैप्टर्स हैं इसके अंदर, ठीक है। प्रोवाइड्स लीगली इन्फोर्सेबल क्वालिटी स्टैंडर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूएस एफडीए। ये ही क्या करती है, लीगली इन्फोर्सेबल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स सेट करती है यूएस के अंदर। कंबाइंस द यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया एंड नेशनल फॉर्मुलरी इन वन पब्लिकेशन। इसके अंदर दोनों कंबाइंड है, तो यही सारे साइलेंट फीचर में आ जाएगा। स्पेसिफाई स्टैंडर्ड फॉर आइडेंटिटी, स्ट्रेंथ, क्वालिटी, प्योरिटी, पैकेजिंग, लेबलिंग ऑफ मेडिसिन। हर चीज के लिए, चाहे मेडिसिन की आइडेंटिटी हो, स्ट्रेंथ हो, ठीक है, क्वालिटी हो, प्योरिटी हो, पैकेजिंग मटेरियल क्या रहेगा, ठीक है, लेबलिंग कैसे होगी, वो सारे के सारे स्टैंडर्ड्स के अंदर मेंशन होते हैं। अब यही सारे पॉइंट ना, इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज डाल सकते हो और यही सारे पॉइंट आप सबके अंदर लिख सकते हो। इंक्लूड ऑफिशियल यूएसपी रेफरेंसेस स्टैंडर्ड फॉर एक्यूरेट टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है, यूनाइटेड फार्मा को रेफरेंस स्टैंडर्ड होते हैं कि एक्यूरेट टेस्टिंग कैसे करोगे, क्वालिटी एश्योरेंस कैसे रखोगे। क्वालिटी एश्योरेंस, और क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, लंबी प्रोसेस होती है, शुरू से लेके लास्ट तक जब सही तरीके से काम होता है तो हम कहते हैं क्वालिटी एश्योर है, क्योंकि सारे काम सही तरीके से हुए। ठीक है, वो सारे तरीके इसके अंदर मेंशन होते हैं। अवेलेबल प्राइमरली इन डिजिटल फॉर्मेट। डिजिटल फॉर्मेट में अब ये क्या है, अवेलेबल है विद एडवांस सर्च एंड ऑनलाइन एक्सेस। इसका सर्च और ऑनलाइन एक्सेस भी है, तो डिजिटल के फॉर्म में भी है। तो ये कुछ इसके क्या है, साइलेंट फीचर है। और है क्या, एक और है फीचर्स। फीचर 6 ऑफिशियल कंटेंट है ना, ये 6 ऑफिशियल कंटेंट अपडेट ईच ईयर अंडर द न्यू पब्लिकेशन मॉडल। मतलब हर साल कुछ नए 6 नए कंटेंट क्या होंगे आपके अपडेट होते हैं। तो ये बातें इसके अंदर आपको साइलेंट फीचर्स के अंदर ये सारी चीजें मेंशन कर देनी है। फिर बता रहा हूं मैं, साइलेंट फीचर अभी तक सिर्फ और सिर्फ इंडियन फार्माकोपिया का ही पूछा गया है। इंडियन बीपी, यूएसपी, इन सबसे आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे गए हैं। डिटेल वाला क्वेश्चन ज्यादातर आपका इंडियन फार्माकोपिया से आया। फिर कहूंगा इंडियन फार्माकोपिया को ही अच्छे से पढ़िएगा, इसको आप केवल मेन चीजें याद रख सकते हो। ठीक है,
तो बीपी हो, यूएसपी हो या कोई भी चीज हो, जब अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा क्या करेंगे, डेफिनेशन, हिस्ट्री, एडिशन एंड देन साइलेंट फीचर, बस काफी है। इसके अलावा कुछ भी चीज देने की जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं नेशनल फॉर्मुलरी। बार बार इसका जिक्र आ रहा है, नेशनल फॉर्मुलरी, नेशनल फॉर्मुलरी। क्या है ये नेशनल फॉर्मुलरी? ठीक है, अगेन मैं बता चुका हूं, यूएसपी का मतलब, यूएसपी बोल रहा हूं, सॉरी, फार्माकोपिया का ही एक छोटा सा रूप होता है ये। नेशनल फॉर्मुलरी इज एन ऑफिशियल पब्लिकेशन दैट प्रोवाइड्स स्टैंडर्डाइज्ड लिस्ट ऑफ मेडिकल ड्रग्स। ये भी हमको क्या दे रही है, स्टैंडर्डाइज्ड लिस्ट ऑफ मेडिसिनल ड्रग्स दे रही है, उसका फॉर्मुलेशन के बारे में बता रही है, डोजेस, गाइडलाइन फॉर देयर यूज विद इन अ स्पेसिफिक कंट्री। हर कंट्री की अपनी होती है, तो उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर क्या उसका डोज रहेगा, क्या फॉर्मुलेशन का तरीका रहेगा, क्या गाइडलाइन होंगी, ये सब उसके अंदर मेंशन रहता है। देखो फार्माकोपिया ना काफी बड़ी बड़ी होती हैं, बुक टाइप की। नेशनल फॉर्मुलरी छोटी सी रहती है, पॉकेट में डालो चलते बनो। ठीक है, तो इसके अब फायदे क्या हैं देखते हैं आगे। जैसे एग्जांपल ले लें हम लोग, ब्रिटिश नेशनल फॉर्मुलरी इन यूके एंड नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया, ये एग्जांपल के तौर पे आप लोग दे सकते हो। इन यूनाइटेड स्टेट, वो देखो ये अलग से क्वेश्चन आएगा तो आपको बताना पड़ेगा कि ये हो गया यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर नेशनल फॉर्मुलरी को फार्माकोपिया के साथ ही क्या किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको यूएसपीएनएफ कहते हैं। क्लियर हो गया? अब पर्पस समझते हैं। इसका मुद्दा यही है कि जब सारी चीजें हमारे पास फार्माकोपिया में हैं पहले से, तो फिर इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब देखते हैं। सबसे पहली चीज, टू प्रमोट द रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन। रैशनल यूज ऑफ, आपको अच्छे से बात समझ में आती है रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन क्या होती है। तो इसके अंदर जो दवाइयां, मैंने कहा ना सारी दवाइयां नहीं होती इसके अंदर, जो कि हमारे फार्माकोपिया में है वो सारी मेडिसिन यहाँ पे नहीं होती है। उस पर्टिकुलर कंट्री को लेकर के ही कुछ खास दवाइयों का इसके अंदर जिक्र होता है, तो आप उसी दवाइयों का यूज करोगे। टू प्रोवाइड अनबाइस्ड एंड एविडेंस बेस्ड ड्रग इन्फॉर्मेशन। ड्रग की कुछ और भी रिसर्च वगैरह होती है, तमाम चीजें इसके अंदर मेंशन होती है जो कि अनबाइस्ड और एविडेंस बेस्ड होती है। ठीक है, इससे डॉक्टर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, नर्सेस, जो भी लिंकअप करता है मेडिसिनल फील्ड से, उसको हेल्प मिलती है पढ़ने में, समझने में। टू गाइड सेफ, इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल यूज ऑफ मेडिसिन। भाई कौन सी मेडिसिन अच्छी भी है, सस्ती भी है, यही पता चलती है यहाँ से। टू असिस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इन सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट मेडिसिन। अब फार्माकोपिया का ना वो तो बहुत बड़ा ग्रंथ है, तो यहाँ पर डिजीज वाइज चीजें भी थोड़ी सी मेंशन रहती हैं, या दवाइयाँ आपकी मेंशन है तो वहां से उसको सिलेक्ट करना, सिलेक्टेड दवाइयाँ उसमें से भी इजीली हो जाता है चीजों को और सिलेक्ट करना। ठीक। टू इनकरेज द प्रिस्क्राइबिंग ऑफ एसेंशियल एंड जेनरिक मेडिसिन। यहाँ पर इनकरेज किया जा रहा है कि भाई जो जरूरी और जेनरिक मेडिसिन है आप उनको ही प्रिस्क्राइब करें, बेवजह महंगी दवाइयाँ आप मेंशन ना प्रिस्क्राइब करें। टू इम्प्रूव पेशेंट केयर बाय प्रमोटिंग स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रैक्टिस। इसके अंदर स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रैक्टिस का भी रहता है। ठीक है, इससे क्या होता है, पेशेंट केयर अच्छी हो जाती है। टू सपोर्ट यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइबिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन। अब नेशनल फॉर्मुलरी पूरी कंट्री के लिए एक है, तो पूरी कंट्री के डॉक्टर्स जो हैं वो एक ही तरीके का प्रिस्क्राइबिंग या डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन है वो फॉलो करेंगे। तो ये क्या आ गई, एक रूपता आ गई, यूनिफाइडनेस इसको कहते हैं, एक रूपता, एक समानता। पूरी कंट्री में अब एक समानता रहेगी दवाइयों को लेकर के। ऐसा नहीं कि कोई भी अपनी मनमानी कर रहा है, कोई और चीज कर रहा है। तो ये है नेशनल फॉर्मुलरी का मतलब, मेन पर्पस। आओ आगे आते हैं, देखिए इसके बारे में क्या बोल रहा है। टू इनहेंस क्वालिटी यूज ऑफ मेडिसिन एंड रिड्यूस मेडिकेशन एरर। भाई अब बेवजह के एरर ना हो कि कौन सी दवा चूज करनी है कौन सी नहीं करनी है, एरर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और क्वालिटी यूज, क्वालिटी वाली मेडिसिन से चूज की जाएंगी जो उसके अंदर मेंशंस हैं। अब उसके अंदर अगर 4 दवाइयां मेंशन है किसी एक बीमारी के लिए, तो चारों क्वालिटी वाली होंगी, तो वही चीज क्या है डॉक्टर्स यूज करेंगे। अब बातें तो होगी कि भाई रैशनल यूज है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। ऐसा हो कैसे रहा है, तो समझो कैसे हो रहा है, क्या क्या इंफॉर्मेशन रहेगी। जनरल एडवाइस टू प्रिस्क्राइबर, डॉक्टर्स के लिए एडवाइस रहती है। इंडिविजुअल ड्रग इन्फॉर्मेशन, हर एक दवा की जो उसके अंदर मेंशन उसकी इन्फॉर्मेशन रहती है। थेराप्यूटिक इन्फॉर्मेशन एंड रिकमेंडेशंस, कौन कौन सी बीमारियां हैं और उसमें कौन कौन सी दवाई सबसे बेस्ट हैं। मान लो एक सपोज दर्द हो रहा है, दर्द के लिए आप बेसिक 3-4 दवाइयों के नाम हम बोलें अगर, तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले नाम क्या आएगा जो कि ऑलमोस्ट
कंट्री में बैन भी हो रही है निमोसलाइड, ठीक है। फिर आपके मन में आ जाएगा डाइक्लोफेनेक, फिर आपके मन में आ जाएगा एसिक्लोफेनेक। ये कुछ बड़ी बेसिक दवाइयाँ हैं। फिर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई एक दवा ट्रेमाडोल भी है, ठीक है। अब अगर किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है या कुछ और चीज़ें होती हैं, तो देखो ट्रेमाडोल हमारी सेफ रहती है। तो बस यही चीज़ यहाँ पर अब यहाँ पर क्या है, थेरेपेटिक इन्फॉर्मेशन कि भाई अगर ये बीमारी है और इसमें किसी को नॉर्मल पेन हो रहा है तो आप ये दवाइयाँ ना दें, आप ये दवाई दें। दर्द में सारे काम करते हैं, बस यही वजह होती है घटनाएं क्यों घट रही हैं। आप लोग जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं या जिनको नॉलेज नहीं है, कोई हार्ट का उसका पेशेंट है, उसको दर्द हो रहा है, चोट लग गई है, नॉर्मल डॉक्टर के पास गया, उसने पकड़ा दी डाइक्लोफेनेक एसिक्लोफेनेक, दर्द किया, खा लो आराम पड़ जाएगा। आराम तो पड़ता है लेकिन उसका जो ऑर्गन है उसके डैमेज होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, ठीक है। अब मेडिसिन की प्राइसेस भी लिखी होती हैं और साथ साथ में ब्रांड नेम भी मेंशन होते हैं। अवेलेबिलिटी एट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, जो भी सरकारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है वहाँ पे कितनी और कैसे क्या अवेलेबिलिटी रहेगी वो मेंशन रहती हैं चीज़ें। नेशनल पॉलिसीज ऑन प्रिस्क्राइबिंग एंड डिस्पेंसिंग, किसी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब डिस्क्राइब करने की नेशनल पॉलिसी क्या, मान लो टीबी के अभियान चल रहे तो उसमें नेशनल उस प्रोग्राम में कौन सी मेडिसिन चल रही हैं वो सारी जानकारी रहती है, तो जिससे कि ये जो डॉक्टर्स हैं वो लोग भी सेम मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। ब्रीफ समरी ऑफ लोकल गाइडलाइंस, जो लोकल गाइडलाइंस होती हैं, दिशा निर्देश जो होते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या करना किसी बीमारी में, वो सब चीज़ें मेंशन रहती हैं। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ऑन ड्रग इंटरेक्शन प्रिस्क्राइबिंग इन प्रेगनेंसी, कुछ खास इन्फॉर्मेशन किस चीज़ के ऊपर कि भाई दवाइयाँ इंटरेक्ट कैसे कर सकती हैं, इंटरेक्ट आपस में इंटरेक्ट कैसे कर, रिएक्ट नहीं है, इंटरेक्ट, एक दवाई क्या दूसरी दवाई के एक्शन को कम कर सकती है, क्या इस खाने के साथ फैट के साथ ये दवाई का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा या घट जाएगा, ये सब बेसिक बातें लिखी होती हैं। प्रेगनेंसी के समय किसी दवा को देना कि नहीं देना है। ब्रेस्ट फीडिंग, एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है, ऐसी स्थिति में क्या कोई मेडिसिन मदर को देनी कि नहीं देनी है। हेपेटिक और रीनल इम्पेयरमेंट, किसी का किडनी या लीवर खराब है तो उस स्थिति में कौन सी दवा देनी है कौन सी नहीं देनी है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। फॉर्म्स फॉर रिपोर्टिंग ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन, इसके अंदर फॉर्म्स होते हैं कि अगर एडवर्स ड्रग रिएक्शन आपको देखने को मिलता है या प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप रिपोर्ट करेंगे। नोमोग्राम्स, डोज कैलकुलेटर्स, ये सारे डोज कैसे कैलकुलेट करी जाएगी या दूसरे टूल्स होते हैं, नोमोग्राम होते हैं, इससे भी हमें एक आइडिया लगता है बीमारी का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन होती हैं। तो देखो किसी कंट्री के लिए आप लोगों को पता है हर कंट्री में सबका जेनेटिक थोड़ा सा वेरिएशन है, तो कुछ यूके के अंदर या यूएसए के अंदर बहुत सी दवाइयाँ बैन हैं जो अपनी कंट्री में चल रही है क्योंकि हमारी कंट्री में उन दवाइयों का बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी बातें जो दवाई के बारे में लिखी रहती है, तो इसीलिए नेशनल फॉर्मूलरी हर कंट्री की अपनी अपनी होती है, ठीक है। वो एक कंट्री की नेशनल फॉर्मूलरी दूसरी कंट्री फॉलो नहीं कर सकती, लेकिन फार्माकोपिया एक कंट्री की दूसरी कंट्री फॉलो कर सकती है, ठीक है। चलिए ये जनरल बात होगी नेशनल फार्माकोपिया को लेकर के। क्वेश्चन जो आता है जनरली, एक आइडिया मन में सेट हो गया कि भाई नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया, या अगर आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए कि भाई नेशनल फॉर्मूलरी के बारे में बताइए, तो आप कोशिश कीजिएगा कि इंडिया की ही उसके बारे में बताएं, ठीक है। अब फॉर्मूलरी पता चल गया क्या होता है, तो नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया इज एन, ये भी क्या ऑफिशियल पब्लिकेशन है, किसके द्वारा, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन ही इसको पब्लिश करती है। मार्क करेंगे 1 मार्क्स क्वेश्चन। ये प्रोवाइड गाइडेंस ऑन द रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन। रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन कैसे होगा, इट सर्व एज ए रेफरेंस डॉक्यूमेंट फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल, जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए एक क्या है, रेफरेंस की तरह काम करेगा कि भाई कौन सी मेडिसिन लेनी है कौन सी नहीं लेनी है। ऑफरिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द सिलेक्शन, प्रिस्क्रिप्शन, यूज ऑफ ड्रग, कौन सी सेफ है, क्या इफेक्टिवनेस है, कॉस्ट एफिशिएंट है कि नहीं है, जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं वो सारी बातें आप यहाँ डेफिनेशन में एक लाइन में मेंशन कर देंगे कि भाई NFI है क्या और क्या काम कर रही है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन अलग से आ रहा है 3 मार्क्स में, कंडीशन फॉर इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ ड्रग इन NFI, या जनरल क्वेश्चन भी आ जाए आपके पास कि भाई नेशनल फॉर्मूलरी में किन कंडीशंस पे, किस बेस पर किसी दवा को इंक्लूड किया जाता है और किसी दवा को हटाया जाता है, ठीक है। तो अपने इंडिया को लेके बात करें, इंक्लूजन, किसी दवा को ऐड करने का क्या तरीका, सबसे पहले थेरेपेटिक एफिकेसी देखी जाती है। ड्रग मस्ट हैव प्रूवन क्लिनिकल इफेक्टिवनेस,
रिसर्च के द्वारा वो ड्रग की इफेक्टिवनेस प्रूव हो चुकी हो ऑन सपोर्ट बाय रोबस्ट साइंटिफिक एविडेंस, मतलब वही रिसर्च के द्वारा प्रॉपर उसका सब कुछ क्या हो चुका हो, प्रूव्ड हो कि भाई ये दवा इस बीमारी में बहुत अच्छे से काम करती है। पहली कंडीशन। सेफ्टी देखी जाएगी, द ड्रग शुड हैव एन एक्सेप्टेबल सेफ्टी प्रोफाइल विद रिस्क आउटवेड बाय इट्स बेनिफिट। जो ड्रग का बेनिफिट है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा होना चाहिए, और अगर रिस्क है भी थोड़ा बहुत तो वो बेनिफिट को देखते हुए ना के बराबर होने चाहिए। ठीक है। इसेंशियल मेडिसिन स्टेटस क्या मतलब हो गया इसका? प्रेफरेंस इज गिवन टू ड्रग लिस्टेड इन नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन। ठीक है, जो दवा हमारी नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन में अगर है तो हम कोशिश करते हैं कि उन्हीं में से जो दवाइयां हैं वो हमारे नेशनल फॉर्मुलरी में आए। ठीक है, या WHO की जो मॉडल लिस्ट में है उसकी कोई मेडिसिन है तो वो हमारी नेशनल फॉर्मुलरी में आए। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, अगर 3 या 4 तरह की दवाइयां एक ही बीमारी के लिए हैं तो जो सस्ती होगी, सबका काम एक जैसा ही है, सेफ है, इफेक्टिव है, तो सस्ती वाली होगी उसको इंक्लूड किया जाएगा। कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखी जाती है। पब्लिक हेल्थ रिलीवेंस, ठीक है, द ड्रग शुड एड्रेस सिग्निफिकेंट पब्लिक हेल्थ नीड। कहने का मतलब क्या है कि वो दवा जो है पब्लिक की हेल्थ को काफी ज्यादा इफेक्टिव करती हो, मतलब ठीक करती हो, सच एज ट्रीटिंग कम्युनिकेबल डिजीज, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, डायबिटीज या हाइपरटेंशन। जो मतलब एक तरह से कह सकते हैं जो बीमारियां बड़ी कॉमन है, आम है किसी कंट्री में, वो दवाइयों को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ड्रग मस्ट मीट द स्टैंडर्ड सेट बाय इंडियन फार्माकोपिया या अदर रिकॉग्नाइज्ड फार्माकोपिया। फार्माकोपिया में जो स्टैंडर्ड सेट हैं उसको ही फॉलो करती हुई वो मेडिसिन होनी चाहिए, मतलब उसका फॉर्मुलेशन वगैरह है या जो भी उसकी रिसर्च वगैरह है वो उसी के अनुकूल होगी तो ठीक है, अदरवाइज नहीं इसको हम ऐड करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है रेगुलेटरी अप्रूवल। मान लो सब कुछ है लेकिन इंडिया में अप्रूव ही नहीं है दवा, वो तो कैसे ऐड कर लेंगे? भले वो बहुत अच्छी दवा है, बहुत अच्छी दवा है, लेकिन अप्रूव नहीं है तो हमारी नेशनल फॉर्मुलरी में इंक्लूड नहीं होगी। तो ड्रग मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल ड्रग कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इंडिया की रेगुलेटरी अथॉरिटी है दवाइयों को लेकर के। अवेलेबिलिटी, दवा बहुत अच्छी है, अप्रूव भी हो रखी है, चल भी रही है कंट्री के अंदर, लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी कम पड़ जाती है या शॉर्टेज हो जाती है किसी वजह से, तो ऐसी दवाई को हम लोग NF में नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि मान लो NF में रख रहे हैं लोग, डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब भी कर रहे हैं, लेकिन वो शॉर्ट पड़ रही है, फिर दिक्कत हो जाएगी। नॉर्मल मेडिकल स्टोर पे मिल ही नहीं पा रही थी मेडिसिन, फिर दिक्कत है। ठीक है। ड्रग शुड बी वाइडली अवेलेबल एंड एक्सेसिबल टू द इंडियन पॉपुलेशन। हर मेडिकल स्टोर पे इजीली मिल जाए ऐसी दवा होनी चाहिए। एविडेंस बेस्ड गाइडलाइन, द ड्रग शुड अलाइन विद एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल गाइडलाइन एंड रिकमेंडेशंस फ्रॉम प्रोफेशनल मेडिकल बॉडीज। ठीक है, तो जो एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल गाइडलाइन, रिसर्च वगैरह कह लो, वो है, और जो रिकमेंडेशंस फ्रॉम प्रोफेशनल, जो प्रोफेशनल मेडिकल बॉडीज या संस्थाएं हैं उनके द्वारा रिकमेंडेड होनी चाहिए वो दवा। ड्रग IP के अंदर मेंशन होनी चाहिए, हमारी इंडियन फार्माकोपिया के अंदर होनी चाहिए। दवा कितनी भी अच्छी है, हमारे IP में मेंशन नहीं है, किसी दूसरी फार्माकोपिया में मेंशन है तो नहीं होगा। एनी ड्रग कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट बाय द IPC, या IPC के द्वारा कोई ऐसी दवा जो अप्रोप्रिएट मानी जा सकती है उसको हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। 11 पॉइंट है, आप कम से कम 6 पॉइंट पक्का याद कीजिएगा। ठीक है। अब कौन कौन से हालात हैं या कंडीशन है जिसके तहत हम इस दवा को, किसी दवा को मान लो कोई मेडिसिन है ऑलरेडी, तो हम किन कंडीशंस पे उस दवा को बाहर निकाल सकते हैं या कभी भी ऐड नहीं करेंगे। तो सबसे पहली लैक ऑफ एफिकेसी, यानी कि अगर किसी दवा का इनसफिशिएंट एविडेंस टू सपोर्ट द ड्रग्स थेरेपेटिक बेनिफिट, प्रॉपर रिसर्च नहीं है या उसके प्रॉपर सबूत नहीं है कि भाई ये वाकई में इफेक्टिव है, तो उसको कभी भी ऐड नहीं करेंगे। पुअर सेफ्टी प्रोफाइल, उसकी सेफ्टी उतनी अच्छी नहीं है, रिस्क बहुत ज्यादा रहता है, साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं, भले दवा बहुत अच्छी है लेकिन रिस्क भी बहुत ज्यादा है। द ड्रग पोज सिग्निफिकेंट रिस्क, बहुत ज्यादा रिस्क है या एडवर्स इफेक्ट है दैट आउटवे इट्स बेनिफिट, बेनिफिट्स कहीं ना कहीं उसके आगे फीका पड़ जाता है, रिस्क बहुत ज्यादा है। हाई कॉस्ट विद लिमिटेड बेनिफिट, कॉस्ट बहुत ज्यादा है, बेनिफिट उतने ज्यादा नहीं है। ठीक है। द ड्रग इज एक्सपेंसिव बट डज नॉट प्रोवाइड सिग्निफिकेंट एडवांटेज ओवर चीपर अल्टरनेटिव, दवा बहुत महंगी है और साथ साथ में कोई ज्यादा एडवांटेज नहीं दिखा पा रही है उसका जो सस्ता वर्जन है उसके आगे, तो भी नहीं इसको डालेंगे हम लोग। नॉन एसेंशियल और रिडंडेंट, द ड्रग डुप्लीकेट्स द थेरेपेटिक इफेक्ट्स ऑफ एग्जिस्टिंग ड्रग्स इन फॉर्मुलरी। नॉन एसेंशियल मतलब या रिडंडेंट मतलब कोई ऑलरेडी मेडिसिन है दूसरी, ठीक है, मान लो 2 दवाई है ऑलमोस्ट सेम है, कॉस्ट और सब सेम है और ऑलरेडी एक दवा है
और फिर उसको भी ऐड कर देंगे तो भाई एक ही मेडिसिन का डबल डुप्लीकेसी हो जाएगी, वो काम नहीं करेंगे। लो पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटी, पब्लिक की हेल्थ प्रायोरिटी उस दवा को लेकर उतनी ज़्यादा है नहीं भाई। हमारे जैसे कंट्री में मलेरिया बहुत फैलता है तो उसकी दवा चाहिए। अब जो रेयर डिजीज होती हैं वो बहुत कम है तो उस दवा को इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। तो पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटी, द ड्रग डज नॉट एड्रेस सिग्निफिकेंट हेल्थ नीड्स, बहुत ज़्यादा नीड नहीं है तो उसको इस फॉर्मूलरी के अंदर ऐड नहीं करेंगे। क्वालिटी कंसर्न्स, ड्रग फेल्स टू मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और हैज मैन्युफैक्चरिंग इश्यूज, अगर क्वालिटी में उसकी प्रॉब्लम रहती है या मैन्युफैक्चरिंग इश्यूज हैं उसको लेकर के बनाने में प्रॉब्लम है या कोई और दिक्कत आती है तो उसको ऐड नहीं करेंगे। लैक ऑफ रेगुलेटरी अप्रूवल, यानी कि अगर वो दवा अप्रूव नहीं है, ठीक है, भले ही है दूसरी कंट्री में है सब जगह है लेकिन CDSO के द्वारा हमारी कंट्री में अप्रूव नहीं है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, नेशनल फॉर्मूलरी में नहीं डाल सकते। एथिकल और सोशल कंसर्न, द ड्रग मे हैव एथिकल और सोशल इम्प्लीकेशन सच एज प्रमोटिंग मिसयूज और एडिक्शन, कोई ऐसी दवा है जिससे कि मिसयूज होने की संभावना ज़्यादा है या एडिक्शन लगने की संभावना है लोगों में, तो भी उसको हम लोग नेशनल फॉर्मूलरी में नहीं डालेंगे, क्योंकि नेशनल फॉर्मूलरी में अगर आ जाएगी तो फिर उसका प्रिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, प्रिस्क्रिप्शन बढ़ेगा तो वो दवा फिर आम हो जाएगी। लिमिटेड अवेलेबिलिटी, द ड्रग इज नॉट कंसिस्टेंटली अवेलेबल और एसेसिबल इन इंडिया, जो मैंने बताया अभी कि मान लो इंडिया में वो दवा लगातार अवेलेबल नहीं हो पाती है, कभी किसी महीनों में शॉर्टेज हो जाती है तो वो दवाई को फिर NF में डालने का कोई मतलब नहीं है। आउटडेटेड और ऑब्सोलीट, या तो कोई दवा पहले थी बहुत अच्छी चल रही थी अब वो आउटडेटेड आ गई है, उसका एडवांस वर्जन आ गया है तो इस दवा को हटा देंगे, या ऑब्सोलीट या किसी का दवा को हमने बैन कर दिया है तो और वो थी हमारे NF के अंदर उसको हटा देंगे। ठीक है, ड्रग बैंड इन इंडिया, ड्रग कंसिडर्ड इनअप्रोप्रिएट बाय IPC, या इंडियन फार्माकोपिया समझता है कि नहीं भाई ये दवा जो है ठीक नहीं है हमारी कंट्री के लोगों के लिए, तो वो डिसीजन लेकर के इसको हटा सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ ड्रग्स फ्रॉम नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया। ठीक है, क्लियर है। अब नेशनल फॉर्मूलरी है उसके आपके ये कुछ एडिशंस हैं, एडिशंस के ऊपर अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, तब भी आप लोग क्या करेंगे, इसका 6th एडिशन जो कि लेटेस्ट एडिशन 2021 में, उसके बाद कोई अपडेशन नहीं हुआ है, और पहला एडिशन ये याद कर लेंगे जो कि 1960 में आया था। ठीक है, एडिशन और उसका ईयर याद रखेंगे। फिर जो लेटेस्ट लेटेस्ट एडिशन आया है 2021 में, उसके कुछ साइलेंट फीचर हैं, देखिए जरा क्या है। ठीक है, तो बता देंगे यहाँ पर 34 थेरेप्यूटिक कैटेगरीज, कहने का मतलब क्या है, जैसे कि मान लो अरे कैटेगरीज बना दी जाती हैं। ठीक है, पेन किलर, फीवर, ठीक है, एड्स, इस टाइप से ना कैटेगरी बना दी जाती है 1 2 3 4 की। इसके अंदर वो टोटल कितनी है, 34 कैटेगरी में तोड़ा गया, और इन 34 कैटेगरीज के अंदर 591 ड्रग्स मोनोग्राफ अवेलेबल है। ठीक है, ये आपका MCQ रहेगा कि भाई हमारे नेशनल फॉर्मूलरी में देखो बहुत कम दवाइयाँ, अपनी यूज में देखो इंडियन फार्माकोपिया में कितने सारे मोनोग्राफ हैं, यहाँ केवल 591 है, और 23 अपेंडिसेस हैं जो कि इसमें इंक्लूडेड हो रखे हैं। NFI इज अलाइंड विद नेशनल हेल्थ प्रोग्राम एंड नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, जो भी हमारी कंट्री में नेशनल हेल्थ प्रोग्राम चल रहे हैं उसके अंदर जो मेडिसिन चलाई जाती हैं या जो हमारी नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन है उसी के अलाइन रहती है, मतलब वो मेडिसिन को ही इसके अंदर इंक्लूड करने की कोशिश की जाती है। इंपॉर्टेंट वेब लिंक्स रिलेटेड टू NLEM, ड्रग्स बैंड इन इंडिया, कौन से दवाइयाँ बैंड हैं, नेशनल हेल्थ पोर्टल्स, ड्रग बैंड इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में कौन सी दवाइयाँ बैंड हैं, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, कब कब इम्यूनाइजेशन करना है, वेर एवर नेसेसरी आर प्रोवाइडेड फॉर इन्फॉर्मेशन टू रीडर्स, जहाँ तक संभव है वो सारी इन्फॉर्मेशन रीडर्स को यहाँ पर दे दी जाती है। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। देन इस पर नेक्स्ट इसका जो पॉइंट रहेगा, यहाँ पर एक स्पेशल नोट भी रहता है कि भाई NFI को यूज कैसे करना है। ठीक है, और साइलेंट फीचर ऑफ NFI आर एडेड इन दिस एडिशन, ये जो लास्ट एडिशन है इसमें इसके साइलेंट फीचर जो हम पढ़ रहे हैं वो भी इसके अंदर क्या है, ऐड हो रखा है। ठीक है, नाउ ओनली इंडिकेशंस अप्रूव्ड बाय द इंडियन ड्रग रेगुलेटर्स, इंडिकेशन क्या होते हैं, क्लिनिकल रिलीवेंट एंड एज पर स्टैंडर्ड केयर आर इंक्लूडेड। इंडिकेशन का क्या मतलब है कि भाई मान लो कि जैसे कोई मेडिसिन है, मान लो लेट पैरासीटामोल बेसिक ले लेते हैं,
पैरासीटामोल कब दी जाएगी, क्या इंडिकेशन होगा, क्या सिम्टम्स होंगे कि पैरासीटामोल दी जाएगी, तो वो वाले इंडिकेशंस भी यहां पर मेंशंस हैं। किस इंडिकेशन में नहीं देना है, ठीक है, यानी कि भले फीवर है, कुछ और इंडिकेशंस हैं, उसमें नहीं देना तो फिर नहीं देना है। तो किस मेडिसिन को किस इंडिकेशन में, किस सिम्टम्स में दी जाएगी, वो चीज भी यहां पर क्या हमारे पास इंडिकेशन मेंशंस है। द टर्म अवेलेबिलिटी इज नाउ रिप्लेस्ड विद डोजेस, फॉर्म एंड यूजेज स्ट्रेंथ। पहले अवेलेबिलिटी का टर्म यूज किया जाता था, अब उसको रिप्लेस करके डोजेस, फॉर्म और यूजुअल स्ट्रेंथ, कितनी स्ट्रेंथ है दवाई की, ठीक है, उससे रिप्लेस कर दिया गया है। ओनली द क्लिनिकली रिलीवेंट प्रिकॉशंस एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस आर इंक्लूडेड। ठीक है, क्या प्रिकॉशन लेने हैं कोई मेडिसिन देते समय, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, किन हालात में किस दवा को नहीं देना। मान लो किसी को बुखार आ रहा है और पैरासीटामोल देना चाहते हैं, लेकिन उसका किडनी भी प्रॉब्लम कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में, या लिवर दिक्कत कर रहा है, तो क्या उसको देनी है, नहीं देनी है, वो सारी चीजें उसके अंदर मेंशन रखी है। कुछ हालात या कंडीशंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर हम चाहते हैं कि दवा दें बट नहीं दे सकते, क्योंकि उससे कोई दूसरी प्रॉब्लम होती है, उसको कॉन्ट्राइंडिकेशन कहा जाता है। द कॉमन और द सीरियस एंड क्लिनिकली रिलीवेंट एडवर्स इफेक्ट आर इंक्लूडेड। क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं किसी मेडिसिन के, वो भी यहाँ पे गिवन है। स्टोरेज कंडीशन भी गिवन है कि किस मेडिसिन को किस कंडीशन में हमको स्टोर करना है, ठीक है, स्पेशल केस के लिए, जैसे कि अपने वैक्सीन वगैरह हैं कि उसको कितने टेम्परेचर पर रखना है। चैप्टर ऑन मेडिसिन बैंड इन स्पोर्ट्स, ठीक है, कौन कौन सी मेडिसिन स्पोर्ट्स में बैंड है, ठीक है, इन प्रीवियस एडिशन हैज बीन कंसीडर्ड अंडर द अपेंडिसेस इन दिस एडिशन। पिछले वाला जो एडिशन था उसमें पूरा चैप्टर था, और जो मेडिसिन स्पोर्ट्स में बैन है उसको इसके अपेंडिसेस में ऐड कर दिया गया है, ठीक है। कंसीडरिंग द प्रीवलेंस ऑफ डायबिटीज, डायबिटीज को देखते हुए कि बहुत ज्यादा फैल रही है हमारी कंट्री में, अ सेपरेट चैप्टर ऑन मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज इज इंक्लूडेड आफ्टर रिवाइजिंग कंप्लीटली, ठीक है, उसको रिवाइज करके डायबिटीज के ऊपर एक अलग से पूरा चैप्टर ऐड कर दिया गया कि कैसे उसे मैनेज किया जाएगा। न्यू अपेंडिक्स ऑन गुड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिस, गुड डिस्ट्रीब्यूशन, मेडिसिन की गुड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा उसके बारे में एक चैप्टर ऐड कर दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, अपेंडिक्स में। अपेंडिक्स ऑन नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, शेड्यूल को लेकर के अपेंडिक्स, या इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, बच्चों को लेकर के पूरा जो छोटे बड़े सब होते हैं उनका जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसको भी अपेंडिक्स में ऐड किया गया है, ठीक है। इससे क्या हेल्प होती है कि भाई कौन सी मेडिसिन कब देनी है, किसको देनी है, क्या साइड इफेक्ट है, वो सारी चीजें यहाँ पर क्या है मेंशन हो रखी है, ठीक है। तो काफी हेल्प हो जाती है और हर कंट्री की अपनी अलग रहती है। क्लियर है, तो ये साइलेंट फीचर आ जाएंगे, करीब करीब 13 है इसके अंदर। आप कम से कम 6 से 7 मेन जो इजीली आपको याद हो जाए वो आप याद कर लेंगे और लिख के आएंगे, ठीक है। नाउ एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, ठीक है। अब ये एक्स्ट्रा फार्माकोपिया क्या है और इसका नाम एक्स्ट्रा क्यों पड़ गया, तो देखो सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि इसको एक्स्ट्रा फार्माकोपिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर वो सारी दवाइयां इंक्लूड की गई थी जो कि फार्माकोपिया में नहीं है, इसीलिए इसको एक्स्ट्रा बोल दिया गया, ठीक है। समझते हैं, इसी को हम लोग मार्टिनडेल फार्माकोपिया भी कहते हैं, मार्टिनडेल फार्माकोपिया, ठीक है। अब कहानी क्या है थोड़ा समझते हैं। अ कंप्लीट ड्रग रेफरेंस, जिसको कि हम लोग जानते हैं मार्टिनडेल या मार्टिनडेल द एक्स्ट्रा फार्माकोपिया के नाम से, ठीक है। ये इज अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड अथॉरिटेटिव रेफरेंस, इसके पास भी अथॉरिटी है, रेफरेंस बुक है, ठीक है, दैट प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट ड्रग्स एंड मेडिसिन वर्ल्ड वाइड, ठीक है, पूरी दुनिया में इसका बोलबाला है, समझो। मार्टिनडेल द अच्छा ये तो वो आ गया। इट कंटेन्स डिटेल डाटा ओवर 7000 ड्रग्स एंड मेडिसिन, इसके अंदर लगभग 7000 दवाइयां इंक्लूडेड हैं, ठीक है। यहाँ पे अगेन वही ड्रग का डिस्क्रिप्शन, क्लासिफिकेशन, यूजेस, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक, उसके साइड इफेक्ट, एडवर्स रिएक्शन, ड्रग इंटरेक्शन, डोजेज, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टी, नॉन प्रॉपर्टी, नेम्स, प्रिपरेशन अवेलेबल इंटरनेशनली, इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या प्रिपरेशन अवेलेबल है वो सारी चीजें इसके अंदर मेंशन है, ठीक है। अब ये कहां से आई, क्या हुआ, ये अलग से एक एक्स्ट्रा फार्माकोपिया क्यों जुड़ गया, समझते हैं इसको, ठीक है। फिलहाल ये है क्या वो हमने समझ लिया कि ये भी एक फार्माकोपिया ही है, मार्टिनडेल के नाम से है, मार्टिनडेल पता चल जाएगा क्या चीज है, पढ़ेंगे, इंसान का नाम है, ठीक है। एक्स्ट्रा क्यों बोला गया मैंने बता चुका हूं कि जो फार्माकोपिया के अंदर हमारी जो ऑफिशियल फार्माकोपिया के अंदर दवाइयां नहीं होती हैं वो भी इसके अंदर मेंशन होती हैं, ठीक है। आओ देखते हैं इसके बारे में।
ओरिजिनली पब्लिश की गई थी 1883 में बाय विलियम मार्टिनडेल। ये थे इसके जनक, इसके क्या कहेंगे, ओरिजिनेटर, ठीक है, एज द एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, ठीक है। इट पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर इंफॉर्मेशन ऑन लेस कॉमन ड्रग्स। जो लेस कॉमन ड्रग्स होती है, जिसके बारे में अपनी फार्माकोपिया में नहीं है, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन होती थी इसके अंदर। लेस कॉमन ड्रग, इंटरनेशनल ड्रग्स, बहुत से ड्रग्स मान लो उसमें है, फार्माकोपिया में है, इंटरनेशनल फार्माकोपिया में, बट उस कंट्री की फार्माकोपिया में नहीं है, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होती थी। एंड दोज दैट माइट नॉट बी लिस्टेड इन नेशनल फॉर्मुलरीज, और ऐसी दवाइयां जो नेशनल फॉर्मुलरी में नहीं है उसके बारे में भी इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती थी, ठीक है। नाम याद रखेंगे विलियम मार्टिनडेल और ईयर याद रखेंगे 1883। अब इसके इतिहास का थोड़ा देख लें तो द एक्स्ट्रा फार्माकोपिया वॉज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन 1883 बाय विलियम मार्टिनडेल and is still known as Martindale, published by Royal Pharmaceutical Society of Great Britain। असल में जो यूके फार्माकोपिया थी, ठीक है, जो मतलब यूके मतलब बीपी ब्रिटिश फार्माकोपिया, उसके अंदर कुछ दवाइयां मेंशन नहीं थी। तो ये जो विलियम मार्टिनडेल थे, उन्होंने कहा कि भाई उसकी भी जरूरत पड़ती है, उसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए। तो उन्होंने एक अपनी फार्माकोपिया बनाई जिसके अंदर ये सारी दवाइयां थी, एक्स्ट्रा वाली जो दवाइयां थी वो भी उन्होंने इंक्लूड कर दी, ठीक है। द टर्म एक्स्ट्रा मीन्स इन दिस इंस्टेंस, यहां के मतलब से आउटसाइड, बाहरी, बिकॉज बुक एम्ड टू डिस्क्राइब, बुक का मकसद क्या था, डिस्क्राइब करना, दैट वर आउटसाइड द ब्रिटिश फार्माकोपिया, जो ब्रिटिश फार्माकोपिया के अंदर दवाइयां नहीं है उनको एक्सप्लेन करना इसका मेन मकसद था, इसीलिए वर्ड लगा एक्स्ट्रा, ठीक है। जो पहला एडिशन था वो एक पॉकेट, स्लिम पॉकेट में रख लो, इतने छोटा था, 313 पेजेस थे और 250 केवल ड्रग्स थे इसके अंदर। एब्रस इज द फर्स्ट ड्रग मोनोग्राफ लिस्टेड इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ मार्टिनडेल, ठीक है। जो सबसे पहला ड्रग था वो एब्रस था, इसका नाम है, कई बार आता है एमसीक्यू के अंदर। 1907 में आफ्टर मार्टिनडेल डेथ, जो इसके जनक थे उनकी डेथ हो जाती है, द बुक वॉज कंटिन्यूड बाय हिज सन, उनके लड़के जो थे विलियम हैरिसन मार्टिनडेल, वो इसको कंटिन्यू करते हैं, इसको बढ़ाते हैं, ठीक है, इसके कंटेंट को और आगे ले जाते हैं। फिर 1930-1950 के बुक में इस बुक को काफी पॉपुलैरिटी मिल जाती है एज एन एसेंशियल रेफरेंस फॉर फार्मासिस्ट, फिजिशियन, ठीक है, पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ इट्स इंक्लूजन ऑफ एक्स्ट्रा फार्माकोपियल सब्सटेंस। अब डॉक्टर्स वगैरह हैं जो वो अपना मेन मेडिसिन तो पढ़ ही रहे हैं, तो एक्स्ट्रा दवाइयां थी उसके बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिल रही थी, तो काफी पॉपुलैरिटी बढ़ती है इसकी धीरे धीरे, ठीक है, ड्रग्स के बारे में, उसके प्रिपरेशन के बारे में, जो कि हमारी ऑफिशियल फार्माकोपिया में नहीं थी। तो अब इंटरेस्ट जागता है कि अच्छा दूसरी दवाइयां भी ऐसी हैं जो ये काम कर रही हैं, ठीक है। फिर 1952 में टाइटल चेंज होता है टू मार्टिनडेल द एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, ठीक है, टू रिफ्लेक्ट इट्स ब्रॉडर फोकस, कि भाई कि ये बड़े लेवल की अपनी फार्माकोपिया है, तो मार्टिनडेल द एक्स्ट्रा फार्माकोपिया के नाम से इसको पब्लिश किया जाता है। 1960-80 के बीच में इट बिकम ग्लोबल रेफरेंस, पूरी दुनिया में इसको रेफरेंस के तौर पे जाने लगा। यूज्ड इन बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री, दोनों कंट्रीज में इसका इस्तेमाल होने लगा। 1990 में इसको रीनेम किया जाता है मार्टिनडेल द कंप्लीट ड्रग रेफरेंस के नाम से, नाम याद रखेंगे, ठीक है। इसके नाम से समझा कंप्लीट ड्रग रेफरेंस, नाम से अच्छा पूरी दवाइयों का रेफरेंस, ठीक है, टू एम्फसाइज इट्स कॉम्प्रिहेंसिवनेस नेचर, हमको ये दिखाना था कि भाई इसके अंदर सब कुछ है, कॉम्प्रिहेंसिव है, एकदम पूरा फुल डिटेल में एवरीथिंग, जो आप हो सकता है कि आपकी फार्माकोपिया में ना भी हो वो आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। देन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब इसकी क्या है, नाउ मार्टिनडेल ट्रांजिशन फ्रॉम प्रिंट ओनली रिसोर्स टू ऑनलाइन डाटाबेस। तो इतिहास है किसके बाद क्या हो रहा है वो पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने हैं। अब इसका क्या है, ऑनलाइन डाटाबेस भी क्या आ गया है, मतलब ऑनलाइन कॉपीज भी आने लगी हैं, जिससे कि ज़्यादा एक्सेसिबल हो गई है। आप घर बैठे बैठे जो लोगों को मतलब है, कुछ पे करते हैं, कुछ होता है ऑनलाइन का, उससे वो लोग अपने सिस्टम पे देख सकते हैं। 21st सेंचुरी की बात करें, मार्टिनडेल इज नाउ पब्लिश्ड बाय फार्मास्यूटिकल प्रेस, दे पब्लिशिंग द पब्लिशिंग डिवीजन ऑफ रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी, जो वहाँ की रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी है यूके की, उसकी प्रेस है, अब वो उसको रेगुलरली पब्लिश करती है, अपडेट करती है। लेटेस्ट एडिशन की बात करें मार्टिनडेल की, द कंप्लीट ड्रग रेफरेंस इज द 41st एडिशन है, पब्लिश हुआ था 30 मई 2024 को। फिर से ध्यान रखेंगे 27 में आप लोग चेक कर लेना, इसका कोई नया एडिशन तो नहीं आया है, क्योंकि ये आपका MCQ है, ये 2 पॉइंट, ठीक है। कितने इसके अंदर ड्रग्स थे, लगभग 6600 ड्रग्स कवर किए इसने आज की तारीख में। तो ये सब बातें हैं मार्टिनडेल के बारे में।
एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, ब्रिटिश में इसकी क्या होती है, शुरुआत होती है और धीरे 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 ये क्या हो रहा है, आगे बढ़ता है। ठीक है, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट द फार्माकोपियास, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी इंडियन फार्माकोपिया थी। और आपको ध्यान रखना है कि इंडियन फार्माकोपिया को स्पेशली पढ़ना, और इसके अंदर मेनली आपको डेट्स, जो बाकी फार्माकोपियास हैं, डेट्स, फर्स्ट एंड लास्ट, लेटेस्ट एडिशन और साइलेंट फीचर के 6 पॉइंट। ठीक है, इतना पढ़ना, पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, चैप्टर खत्म है। इसके बाद हम लोग, ये क्या फार्मास्यूटिक्स था ना, दूसरा एक सब्जेक्ट ले लेंगे फार्मास्यूटिक्स। ठीक है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। और ठीक है, अब मेरे ख्याल से कॉग्नोसी का चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए हमको। नेक्स्ट कॉग्नोसी स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मिलते हैं कल की क्लास में कॉग्नोसी के साथ। इसको पढ़ो, रिवाइज करो और रिवाइज करते रहो। ओके, कोई प्रॉब्लम आता है तो कॉल या मैसेज करना। मिलते हैं कल। गुड नाइट।